तो अब हम देखते हैं रिस्पिरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारा रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस, मतलब हम इंसानों में कैसे होता है रिस्पिरेशन, उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीखा रिस्पिरेशन का, कि रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी, दिस इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, उसको रिस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ह्यूमंस जैसे बड़े एनिमल्स में क्या होता है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिस्पिरेशन के लिए पूरा एक सिस्टम बना होता है। ठीक है, अब देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है। द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीद इन ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन एंड टू ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रिस्पिरेशन। मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन इतना सा होता है कि रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को अंदर लेना, और जब रिस्पिरेशन के बाद जो CO2 निकलती है उसको बाहर भेजना। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं। ठीक है, ये होता है ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसी से हम सांस लेते हैं। ठीक है, लंग्स में होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किसमें ब्लड और एयर में। मतलब एयर से ऑक्सीजन आएगी और ब्लड में आपका CO2 रहता है, तो एयर से ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड में, और जो ब्लड में CO2 रहता है वो आ जाएगी एयर में। ठीक है, इतना ही काम है लंग्स का। ठीक है, अब देखते हैं ब्रीदिंग क्या होती है। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होती है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी टेक एयर इन आवर लंग्स थ्रू नोज एंड देन एक्सपेल इट। मतलब ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब इतना है कि अपनी नाक से हम हवा को अंदर लेते हैं अपने फेफड़ों में, और फिर उसके बाद उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन हमको हवा तो दिखती नहीं है, तो हमको ये लगता है कभी कभी कि हम जो अंदर लेते हैं वही बाहर निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम जो हवा अंदर लेते हैं, जो हवा हम अंदर लेते हैं वो रिच होती है ऑक्सीजन में, क्योंकि इन्वायरमेंट में लगभग 27% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो जो हवा हम लेते हैं अंदर वो रिच होती है ऑक्सीजन में, और जो हवा हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि ब्लड में आपका ब्लड के थ्रू जो सेल्स जाती हैं, सेल्स में जाता है ब्लड, वहाँ पे रिस्पिरेशन हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारी CO2 निकल रही है, तो जो ब्लड में होता है CO2 ज़्यादा होता है, तो जो हम हवा बाहर निकालते हैं सांस लेने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, हम कंक्लूड करते हैं कि ब्रीदिंग क्या है हमारी, ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन्स। मतलब ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऐसी हवा जो कि ऑक्सीजन में रिच है वो अंदर जाती है ऑर्गेनिज्म के, और ऐसी हवा जो CO2 से भरी होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज़्यादा होती है, वो बाहर निकल जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन्स। अब ब्रीदिंग ऑर्गन्स ह्यूमन में क्या होता है, वो लंग्स होता है हमारा, फेफड़े होते हैं हमारे। ठीक है, अब दो और टर्म पढ़ लेते हैं, एक हमारा है इनहेलेशन, एक है हमारा एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ एयर, मतलब हम जो हवा अंदर लेते हैं उसे इनहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, रिच इन ऑक्सीजन हमने पहले बताया था। एक्सहेलेशन क्या होता है, गिविंग आउट, मतलब बाहर फेंकना, द एयर रिच इन CO2, मतलब जो CO2 रिच एयर होती है उसको बाहर फेंकना। ठीक है, तो वन ब्रीथ किसे बोलते हैं, मतलब एक सांस वो होती है जिसमें एक आपका इनहेलेशन हो जाता है, मतलब एक बार सांस को अंदर लिया और एक बार सांस को बाहर फेंका, एक एक्सहेलेशन हो गया, दोनों को मिला के ब्रीदिंग बोल देते हैं। ठीक है, वन ब्रीथ हो गया। ठीक है, देखिए प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग होती कैसे है, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपका सिंपल सा डायग्राम है, इसमें देखिए सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स होते हैं, दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नाक में जो छेद होते हैं, होल्स इन नोज, उन्हें नॉस्ट्रिल बोलते हैं। हमारी ऐसे नाक होती है हमारी, तो इसमें ऐसे मान लीजिए दो छेद हैं, तो इन्हें नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, इनसे हवा अंदर लेते हैं। ठीक है, फिर हो जाती है नेसल पैसेज या फिर नेसल कैविटी में, यहाँ पे होती है नेजल पैसेज या फिर नेजल कैविटी, ये हो गई आपकी नेजल कैविटी। नीचे वाला हो गया आपका माउथ वाला, मुंह वाला जिससे खाना खाते हैं, और उसके ऊपर यहाँ पे बीच में एक हड्डी होती है, और इसके ऊपर होता है आपका नॉस्ट्रिल्स के बाद ये नेजल पैसेज या फिर नेजल कैविटी आती है। फिर वहाँ से आवाज़ आती है विंड पाइप में, विंड पाइप में चली जाती है। ठीक है, ये पाइप जैसी बनी होती है यहाँ से, और उसके बाद विंड पाइप के थ्रू होते होते ये हवा लंग्स में पहुँच जाती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। हमने सबसे पहले इनहेल किया, हवा अंदर ली, नॉस्ट्रिल में गई, नॉस्ट्रिल से कहाँ गई, नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी से कहाँ गई, विंड पाइप में गई, विंड पाइप से कहाँ गई, ये हमारे लंग्स में चली गई। ठीक है, अब देखिए लंग्स होते कहाँ, इसको देख लेते हैं। जो हमारे लंग्स होते हैं वो घिरे रहते हैं रिब केज से, ये आपकी रिब केज है। रिब केज में होता क्या है, हड्डियों का एक ढांचा होता है, जिसमें सामने एक हड्डी होती है और उससे बहुत सारी रिब्स ऐसे ऐसे करके लंग्स को घिरे रहती है, जो आगे से चल के पीछे तक पूरा लंग्स को घेरे रहते हैं, और इनके बीच बीच में मसल्स रहती हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरी मसल्स रहती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा लंग्स बंद रहता है, लंग्स खुला हुआ नहीं है, इसके अंदर बंद रहता है।
और इसी लंग के जस्ट नीचे हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है, ये भी एक मसल ही होता है जो लंग के नीचे ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। देखिए रिबकेज क्या है, रिबकेज इनक्लोजेज द लंग विद इन इट, मतलब इसके अंदर लंग्स ढके रहते हैं। फॉर्म एयर टाइट स्पेस कॉल्ड चेस्ट कैविटी, ये एयर टाइट होता है, मतलब रिबकेज के अंदर बाहर कहीं और से हवा नहीं जा सकती, सिर्फ इस विंड पाइप के थ्रू ही आ सकती है, इसलिए एयर टाइट स्पेस होता है, इसे चेस्ट कैविटी बोलते हैं। और ये बनी किससे होती है, मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, अभी मैंने बताया कि हड्डियाँ होती हैं और हड्डियों के बीच बीच में मसल्स होती हैं, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम होता है कर्व्ड सीट ऑफ मसल ऑफ एट बॉटम ऑफ चेस्ट कैविटी, मतलब चेस्ट कैविटी के बॉटम में नीचे में एक कर्व होती है, एक मसल की एक लेयर होती है, ठीक है, उसे डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। अब जो ब्रीदिंग होता है हमारा वो डिपेंड करता है किस पे, मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम, मतलब जो हमारा रिब केज और डायफ्राम है इसके मूवमेंट पे हमारी ब्रीदिंग डिपेंड करती है। कैसे करती है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा इनहेलेशन या फिर ब्रीदिंग इन देखते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, टू थिंग्स हैपन। पहला क्या होता है, मसल्स बिटवीन रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, जो रिब के बीच में मसल थी, जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए ऐसे किया था, ऐसे ऐसे हमारी रिब्स गई हुई थी, तो हमने कहा था कि इसके बीच में मसल्स होती हैं, ये सब मसल्स होती हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मसल सिकुड़ती हैं, तो रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तो इससे क्या होता है, रिब अपवर्ड चली जाती है और आउटवर्ड मतलब खुल जाती है रिब्स, ठीक है, रिब्स खुल जाती हैं। और दूसरा क्या होता है कि डायफ्राम जो होता है, जो हमारा नीचे वाला कर्व वाला मसल था, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और मूव डाउनवर्ड्स और नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिब्स आपकी खुल रही हैं और बाहर जा रही हैं, मतलब रिब्स ऐसे ऐसे बाहर निकल रही हैं और खुल रही हैं, और डायफ्राम आपका नीचे की तरफ आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे इसका स्पेस बढ़ रहा है, चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इंक्रीजेज द स्पेस ऑफ चेस्ट कैविटी, इससे चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ गया आपका। जब चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ गया तो चेस्ट कैविटी बड़ी हो गई, जैसे ही चेस्ट कैविटी बड़ी हुई तो एयर जो बाहर से था वो सक्ड इन हो जाता है, मतलब अपने आप हवा अंदर चली जाती है, ठीक है। जैसे हवा अंदर गई, जो लंग्स थे हमारे गेट फिल्ड विथ एयर एंड एक्सपेंड, तो जो अंदर लंग था वो उसमें हवा भर गई और वो एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका इनहेलेशन या फिर ब्रीदिंग इन। अब देखिए एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन मतलब ब्रीदिंग आउट में क्या होता है, जो ये होती हैं मसल्स होती हैं बिटवीन रिब्स, ये रिलैक्स करती हैं, मतलब पहले सिकुड़ गई थी और फिर से फैल के रिलैक्स हो जाती हैं। उससे क्या होगा, रिब केज जो मूव होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा और इनवर्ड, मतलब रिब केज छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब रिब केज छोटा हो जाएगा तो चेस्ट कैविटी की स्पेस भी छोटी हो जाएगी, और जो हमारा डायफ्राम था, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो भी रिलैक्स करता है। जब वो रिलैक्स करेगा तो मूव अपवर्ड करेगा, वो ऊपर की तरफ जाता है, वो भी डिक्रीज स्पेस कर देता है, मतलब स्पेस कम हो जाता है, तो इससे चेस्ट कैविटी छोटी जाती है। जैसे ही चेस्ट कैविटी छोटी होती है तो हवा जो अंदर की होती है पुश आउट हो जाती है, लंग से हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस हो गया ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का। अब देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस में जो पूरा सिस्टम होता है रिस्पायरेशन का वो क्या होता है, ठीक है। सिस्टम का मतलब होता है कि कई सारे ऑर्गन मिल के जब कोई काम करें तो उनको बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। सबसे पहले नोज़ आ गया आपका, नाक हो गई, हमने पढ़ाई था जिससे सांस लेते हैं। फिर नेसल पैसेज हो गया या फिर नेसल कैविटी हो गई जिसके थ्रू हवा अंदर जाती है। फिर वहाँ से हवा जाती है ट्रैकिया में, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई मतलब दो होती हैं, जिसको सिंगुलर में ब्रोंकस भी बोल सकते हैं हम लोग, ब्रोंकस भी बोल सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हवा लंग्स में जाती है, और एक डायफ्राम भी इसमें इन्वॉल्व था ब्रीदिंग में, तो उसको भी इसमें ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं नोज से। नोज के पास क्या होते हैं, दो नॉस्ट्रिल होते हैं, दो छेद होते हैं इसमें, ठीक है। इससे हवा अंदर गई, फिर नॉस्ट्रिल से हवा होकर कहाँ जाती है, नेसल पैसेज में जाती है। नेसल पैसेज में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें फाइन हेयर, बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस होता है, ठीक है। इनका काम क्या है, फाइन हेयर और म्यूकस का काम इतना सा है कि जैसे हम जो सांस लेते हैं उस हवा में धूल और मिट्टी के कण भी हो सकते हैं और कोई गंदगी हो सकती है, तो जो बाल होते हैं और जो म्यूकस होता है इस सबको फंसा लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़, इनको ट्रैप कर लेंगे तो जो लंग्स में एयर जाएगी वो एकदम साफ़ और स्वच्छ एयर जाएगी। इस इतना काम होता है फाइन हेयर्स का और म्यूकस का, ठीक है। अब ये डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये हमारा नोज़ हो गया, इसमें दो आपके नॉस्ट्रिल हो जाएंगे। फिर ये देखिए जो रास्ता जा रहा है ये है नेज़ल पैसेज का, ठीक है। नेज़ल पैसेज के थ्रू जा रहा है, ये बीच में बोनी पैलेट होता है जो माउथ कैविटी और नेसल कैविटी को अलग अलग करता है। फिर यहाँ से हम आगे सीधे अपना ये ट्रैकिया हमारा रहा। ट्रैकिया से पहले इसमें फेरिंग्स और लैरिंग्स आता है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फिर ट्रैकिया से एयर होते हुए ऐसे ऐसे करके आ जाती है हमारी लंग्स में, और यहाँ पे ब्रीदिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, नेसल पैसेज में हवा आ गई, वहाँ से चली गई हवा फेरिंग्स में।
फेरिंग्स को ही बोलते थे विंड पाइप या फिर ट्रैकिया। फेरिंग्स के आगे जब आता है, फेरिंग्स मतलब एक बीच का रास्ता है जो कि नजल कैविटी से लेकर ट्रैकिया तक जहाँ तक शुरू होती है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। तो फिर वहाँ से आ गई ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया क्या होती है? वो विंड पाइप होती है। ट्रैकिया आपका विंड पाइप होती है, उसे विंड पाइप भी बोलते हैं। ये बनी कैसे होती है? ये बनी होती है रिंग ऑफ कार्टिलेज से, मतलब कार्टिलेज की रिंग होती है, ठीक है। रिंग का मतलब ऐसे ऐसे छल्ले होते हैं। कार्टिलेज कुछ नहीं होता है, सॉफ्ट बोन होता है। जैसे आपकी नाक की हड्डी है या फिर आपकी कान की हड्डी सॉफ्ट होती है, ये मुड़ सकती है, ऐसी हड्डियाँ जो मुड़ सकती हैं कार्टिलेज बोलते हैं उनको, वो सॉफ्ट होती हैं, तो उन्हीं से बनी होती है, ठीक है। और अपर इंड जो होता है ट्रैकिया का, वहाँ पे लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स होता है आपका वॉइस बॉक्स, जिससे हम लोग बोलते हैं, जिससे आवाज़ निकलती है, उस पार्ट को लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हवा हमारी आ गई ट्रैकिया तक। अब ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाता है, दो ब्रोंकाई में बढ़ जाता है। सिंगुलर में इसको ब्रोंकस बोलते हैं, लेकिन जब दो बोलते हैं तो इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। तो जो हमारा ट्रैकिया था वो दो ब्रोंकाई में इधर बढ़ गया, ये दोनों हो गए आपके ब्रोंकाई, ठीक है। दोनों ब्रोंकाई दोनों लंग्स में ओपन हो जाते हैं। एक आपका लेफ्ट का लंग होता है, आपका राइट का लंग होता है। तो टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू टू लंग्स, ठीक है। तो हम ऐसे समझते हैं, सबसे पहले हमारे पास ब्रोंकस था या फिर ब्रोंकाई था। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर क्या होता है कि ब्रोंकस जो होते हैं, जो भी आपका ब्रोंकाई था, फिर वो और छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे यहाँ पे ट्रैकिया आया, फिर दो ब्रोंकस में बढ़ गया, फिर इन ब्रोंकस के भी और सारे पार्ट होने लगते हैं, छोटे छोटे ऐसे करके और सारे पार्ट होने लगते हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। इन छोटे वालों को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और जो सबसे लास्ट पार्ट होता है इसका, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलस। ये होता है आपका सबसे लास्ट पार्ट होता है जो, वो एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलस होता है, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है कि ये एयर सैक होते हैं, मतलब हवा के छोटे छोटे थैले होते हैं। मान लीजिए कि ऐसे थैले हैं छोटे छोटे, ये एयर सैक हैं, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है। और इनकी जो वाल होती है वो बहुत पतली होती है, वेरी थिन वाल्ड होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है वो देख लेंगे अभी। और इस सराउंडेड बाई वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज, और इनके आसपास बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज जिसमें खून रहता है, ऐसी इसमें आर्टरीज और वेंस इधर बहुत आसपास इसके बहुत सारी रहती हैं, ठीक है। और यहीं पे होता है हमारा गैसियस एक्सचेंज, जो हमारा CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, वो इसी एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका एल्वियोलाई है जिसको हमने बड़ा बना दिया है, इसके बगल में हमने ब्लड कैपिलरी बना दी है। ऑक्सीजन आया इसी रास्ते से अंदर आया इसमें, ये चला गया ब्लड में, और वहाँ से ब्लड से CO2 निकला, एल्वियोलाई में आया, फिर ये चला गया बाहर। तो ये आपका हो गया इनहेलेशन वाला पार्ट, और ये आपका हो गया एक्सहेलेशन वाला पार्ट, ठीक है। देखिए एल्वेली जो होते हैं वो एक नहीं होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं लंग्स में, लगभग मिलियंस ऑफ एल्वेली होते हैं लंग्स में, ठीक है। अभी इतने सारे हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा कि बहुत लार्ज सरफेस एरिया बनाते हैं ये, मतलब पूरे एल्वेली अगर मिल जाएँ तो लगभग 80 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया ये बना देंगे, ठीक है। तो इससे एक्सचेंज अब जो गैसेस हो जाता है वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। देखिए एल्वेली में अब क्या होता है ये देख लेते हैं। इसमें होता है सबसे पहले ऑक्सीजन इंटर करता है ब्लड में, ठीक है। ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड लेके जाएगा उसको वेरियस बॉडी सेल्स के पास। सेल्स ऑक्सीजन ले लेगी, रिस्पायरेशन करेगी, रिस्पायरेशन से CO2 निकालेगी, साथ में एनर्जी भी निकालती है अपना, वो अलग बात है। CO2 निकालेगी, फिर CO2 ब्लड से आएगा इसमें एल्वियोली में। अब यहाँ से क्या होगा कि इसमें एल्वियोली में CO2 रिलीज हो जाएगा। अब फिर जैसे इसमें रिलीज होगा फिर वो लंग्स उसको निकाल के बाहर फेंक देगा, ठीक है। एक्सहेलेशन, जब हम सांस बाहर लेते हैं तो इसके थ्रू वो बाहर निकाल के फेंक देता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो टेक प्लेस करती थी वो एल्वियोली में करती थी, वो डिफ्यूजन के थ्रू करती हैं, ठीक है। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होता है कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे गैसेस जाती हैं अपना, ठीक है। तो इसको समझते हैं, जो हमारी हवा होती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो जब एल्वियोली में जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन बहुत सारी रहेगी ब्लड से, तो वहाँ से ऑक्सीजन चली जाएगी हवा से खून में अपने। लेकिन जो हमारा खून आता है सेल्स से होके, उसमें CO2 बहुत सारा रहता है। क्यों? क्योंकि सेल्स में रिस्पायरेशन हुआ रहता है, तो वहाँ बहुत सारा CO2 हुआ रहता है, उसी को लेके वापस आता है वो। तो जो वो CO2 रहेगा वो ब्लड से डिफ्यूज होकर चला जाएगा एल्वियोली में, और वहाँ से फिर वो हवा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं इसको। ये है रेट ऑफ ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने की रेट क्या होती है। तो नॉर्मल इंसानों में जो एडल्ट होते हैं उनमें 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होती है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग की रेट होती है। लेकिन बढ़ जाती है, ये कब बढ़ती है? जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जब कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो ये ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम कोई काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमको, तो उसके लिए हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो इसी के लिए हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ठीक है। एक और छोटी सी बात जान लेते हैं जिसके बारे में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे।
कि जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आता है उसको लेके जाता कौन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है, तो वो काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड में रहता है, पहले से प्रेजेंट रहता है, यही हमारा ऑक्सीजन को ढोता है। इसको RBC भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये ब्लड में रहता है, ये ऑक्सीजन को ढोता है। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, मतलब 1 डेसीलीटर ब्लड में 12 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है और यही ऑक्सीजन को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। अब सपोज करिए कि हीमोग्लोबिन कम हो गया हमारे खून में, हीमोग्लोबिन कम हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो गई, मतलब खून अब कम ऑक्सीजन लेके जाएगा सेल्स के पास, ठीक है। तब हमें दिक्कत क्या होगी, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, थकान रहेगी, टायर्डनेस रहेगी एंड लैक ऑफ एनर्जी, हमारे पास एनर्जी कम रहेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास कम ऑक्सीजन आएगी तो हम रिस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ATP नहीं कर पाएंगे जनरेट, तो हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर एक और टॉपिक आता है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड था, ये तो आपका रिस्पायरेशन में निकलता है, लेकिन ऐसे ही गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये कब निकलती है, जब किसी हम फ्यूल को जलाते हैं इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में, मतलब इनसफिशिएंट एयर में, जैसे क्लोज्ड रूम में जलाते हैं या फिर बहुत ही बंद स्पेस में जलाते हैं किसी फ्यूल को, तब वहाँ पे CO बनती है, ठीक है। या फिर अगर जैसे हमारे पास कोई कार है जिसमें जो पेट्रोल बर्न होता है उसके इंजन में, वो भी हमारा CO निकालता है, ठीक है। अगर हमने गलती से CO को इनहेल कर लिया, मतलब CO हमने, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हमने अंदर ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये हमारा हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड कर जाएगा। जैसे हीमोग्लोबिन था, इस पर ऑक्सीजन रहती थी, और इस पर ऑक्सीजन को हटा के ये CO चला जाएगा, इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जब CO चला जाएगा तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, मोनोऑक्साइड वहाँ पे रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, उससे क्या होगा कि इंसान सांस नहीं ले पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। या फिर कभी कभी हो सकता है कि वो बेहोश भी हो जाए, या फिर कभी कभी हो सकता है कि उसकी मौत भी हो जाए, क्योंकि भाई ऑक्सीजन पहुँचेगी नहीं, उसकी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड चला जा रहा है, तो ऐसी दिक्कतें आएंगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का, कि सबसे पहले लगा देते हैं पेशेंट को ऑक्सीजन का मास्क, मतलब पेशेंट ऐसे रहेगा, उसको ऊपर पूरा मास्क लगा देंगे, उसमें ऑक्सीजन पाइप से लगातार जाती रहेगी। और अगर गंभीर हालत में है तो उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। वेंटिलेटर में क्या करते हैं, उसमें एक पाइप डाल देते हैं सीधा ट्रैकिया तक, ट्रैकिया वहाँ तक था हमारा जहाँ से 2 भागों में बढ़ के ब्रोंक्यूल्स में लंग्स में गया था, तो यहाँ तक पाइप डाल देंगे और इसमें से ऑक्सीजन सीधे डालेंगे अंदर, ताकि सीधे लंग्स तक ऑक्सीजन पहुँचे, ठीक है। ठीक, हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म अब ह्यूमंस के रिस्पायरेशन का। थैंक यू।